Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to AK Bio. Today the topic of our discussion is apoptosis. Content. First of all, cell death. What is cell death? Types of cell death. Word apoptosis. What it means? Definition of apoptosis. History of apoptosis. Why cell commit suicide? Proto-oncogene. Caspase, ये वर्ड caspase है. सो caspase एंड इट्स क्लासिफिकेशन. सो caspase जो प्रोटीन है उसकी क्लासिफिकेशन क्या है. स्टेप इन एपोप्टोसिस, मेन स्टेप्स क्या हैं, मैकेनिज्म क्या है, इनके इम्पोर्टेंट्स क्या है, और कुछ MCQs भी हमें एपोप्टोसिस के ऊपर स्टडी. सेल डेथ. सेल डेथ इज़ द इवेंट ऑफ बायोलॉजिकल सेल सीजिंग टू कैरी इट्स फंक्शन. सो अगर एक सेल अपना फंक्शन बंद कर दे तो तब हम कंसिडर करते हैं कि ये सेल की डेथ हो गई है. सो एक एडल्ट टिश्यू में नॉर्मली जितने सेल डिवीज़न होती है उतनी ही सेल डेथ होते हैं. मतलब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहूँ कि माइटोसिस के ज़रिए सेल बन रहे हैं तो उसी तरह एपोप्टोसिस के ज़रिए सेल की डेथ भी होती है. सो नॉर्मली फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये एपोप्टोसिस जो है यहाँ पे नहीं, तो माइटोसिस के ज़रिए सेल इंक्रीज़ हो रहे हैं और तकरीबन कोई 10-15 सेल फॉर एग्ज़ाम्पल 10 सेल फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि न्यू बन गए. तो इसी तरह अगर एपोप्टोसिस को देखें तो ये 10 सेल को क्या करेगा, डेड कर देगा. सो नॉर्मली एपोप्टोसिस और जो माइटोसिस है वो एग्जैक्टली सेम टाइम पे होते हैं. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा ना हो तो या तो सेल ग्रो कर जाएगा बहुत ज़्यादा या सेल श्रिंक कर जाएगा. अगर मैं कहूँ कि एपोप्टोसिस कम्प्लीटली एब्सेंट है, एपोप्टोसिस हो ही नहीं रहा, तब क्या होगा, इसका मतलब वहाँ पे कैंसर है. क्योंकि कैंसर किसे कहते हैं, द अनकंट्रोलेबल डिवीजन ऑफ सेल. सो जब सेल की अनकंट्रोलेबल डिवीजन हो इसका मतलब है कि वो डिवाइड हो रहे हैं लेकिन उनकी एपोप्टोसिस जो है वो नहीं हो रही. सो बहुत ज़्यादा सेल बन जाते हैं, इसको कहते हैं कैंसर. सो अगर जो एपोप्टोसिस है वो बहुत ज़्यादा हो तो उसमें काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ आ जाते हैं जिसको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं. जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ है, एल्जाइमर डिजीज़ है, हंटिंगटन डिजीज़ है. सो ये कुछ डिजीज़ हैं जिनको हम न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं, और जब एपोप्टोसिस बहुत ज़्यादा हो रही हो तो ये डिजीज़ काज हो जाते हैं. टाइप्स ऑफ सेल डेथ. नॉर्मली सेल कई प्रोसेस के ज़रिए उनके कई अक़साम है. सो जो मेन है इसमें सबसे पहले एपोप्टोसिस. सो उसको हम कहते हैं प्रोग्राम सेल डेथ. सो आज ये डिस्कस करना है. इस तरह नेक्रोसिस कहते हैं एक्सीडेंटल सेल डेथ. फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे हाथ में कोई छुरी है और हमने अपने हाथ को काट दिया या कोई एक्सीडेंट हुआ किसी तरीके से और हमारे सेल जो है वो एक्सीडेंटली डेड हो गए, तो तब हम इसको कहते हैं नेक्रोसिस. इसी तरह ऑटोफेजी क्या कहते हैं कि नॉर्मली इसको यूज़ करते हैं फॉर द क्लीनिंग आउट डैमेज सेल. मतलब अगर जिस्म के अंदर कोई डैमेज सेल मौजूद होंगे तो उनको क्लीन करने के लिए ऑटोफेजी होती है, तो मैक्रोफेजीज आते हैं और इनकी जो डेब्रिस हैं वो ख़त्म कर देते हैं. इस तरह एंटाइसिस है. एंटाइसिस में एक सेल कम्प्लीटली इनगल्फ करता है दूसरा सेल. मतलब एक सेल होगा, ये फॉर एग्ज़ाम्पल एक सेल है और इसको एक दूसरा सेल जो है वो इनगल्फ कर देगा, तो इसको कहते हैं एंटाइसिस. इसी तरह ऑन्कोसिस है. वो किसे कहते हैं कि जब सेल के अंदर ATP की डिप्लीशन होती है, तो जब जितना ATP डिप्लीट होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंटल सेल डेथ हो जाती है, तो इसको कहते हैं ऑन्कोसिस. पायरोप्टोसिस में क्या होता है कि कुछ प्रो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल होते हैं, तो इन्फ्लेमेटरी सिग्नल सेल डेथ को ट्रिगर करता है, तो इस अमल को कहते हैं पायरोप्टोसिस. सो अब हम पढ़ते हैं कि एपोप्टोसिस क्या है और जो वर्ड एपोप्टोसिस है इसका क्या मतलब बनता है. सो वर्ड एपोप्टोसिस जो है वो ग्रीक वर्ड है और असल में 2 ग्रीक वर्ड्स हैं, जिसमें फर्स्ट वन है एपो. जो एपो है विच मीन्स लीव्स, एंड टोसिस इसका मतलब क्या है, फॉलिंग. सो मतलब लीव अगर फाल होते हैं, नॉर्मली अगर हमने देखा है कि मौसम ख़ज़ां में, इस तरह की इस डायग्राम में दिया हुआ है, मौसम ख़ज़ां में ये लीफ जो है वो नीचे गिर रहा है,
सो जब लीफ नीचे गिरते हैं, इस अमल को मतलब इस अमल से लिया हुआ है। इसी तरह जिस तरह के हमारे जिस्म से सेल नीचे गिरते हैं तो उस अमल को एपोप्टोसिस कहते हैं। सो इसलिए कहते हैं फॉलिंग ऑफ पेटल्स फ्रॉम फ्लावर। सो मतलब जो फूल के पत्ते होते हैं, जो वाइट या रेड या जो भी कलर होते हैं, जो कलर पत्ते होते हैं फूल के, तो वो अगर फॉल हो या लीव्स फॉल हो जाएं ट्री से, तो इस अमल को क्या कहते हैं? एपोप्टोसिस। सो ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है एपोप्टोसिस। सो अगर हम इसको डिफाइन करते हैं, एपोप्टोसिस इज हाईली रेगुलेटेड प्रोसेस दैट अलाउज अ सेल टू सेल्फ डिग्रेड इन ऑर्डर फॉर एलिमिनेशन ऑफ अनवांटेड और डिसफंक्शनल सेल। सो अगर जिस्म के अंदर कोई अनवांटेड या डिसफंक्शनल है, मतलब वो काम नहीं कर सकते, या जिसको हम कहते हैं कि ज़्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो वो काम नहीं कर सकते, तो उन सेल को ख़त्म किया जाता है, उनकी सेल्फ डिग्रेडेशन करते हैं। इस अमल को एपोप्टोसिस कहते हैं। सो जो प्रोग्राम सेल डेथ है, मतलब ये इसकी जो सेल डेथ है वो प्रोग्राम की तरह होती है, वो प्री प्लान उसकी डेथ होती है, इसलिए इसको सेलुलर सुसाइड भी कहते हैं। सो नॉर्मली जब हम एडल्ट देखते हैं तो एडल्ट में 50 to 70 बिलियन सेल्स ईच डे में एपोप्टोसिस के ज़रिए रिमूव होते हैं, और इसी तरह माइटोसिस के ज़रिए मज़ीद बन रहे होते हैं। इसी तरह अगर हम कोई चाइल्ड देखें जो कि 8 to 14 ईयर चाइल्ड है, उसमें 20 to 30 बिलियन सेल ईच डे पे डाई होते हैं। प्रोसेस ऑफ एपोप्टोसिस में मेनली अगर हम देखें कि एपोप्टोसिस में होता क्या है, तो सबसे पहले जीनोम जो है वो फ्रैक्चर होगा। जीनोम के फ्रैक्चर के साथ सेल श्रिंक हो जाएगा और सेल के ऊपर स्मॉल ब्लेब्स बनते हैं, जैसा कि यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, ये स्मॉल ब्लेब्स बन रहे हैं। सो मेम्ब्रेन के ऊपर स्मॉल ब्लेब बन जाएंगे। जब ब्लेब्स बनते हैं तो ये ब्लेब्स जो है मज़ीद इंटेंस होते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियर ऑर्गेनेल्स जो है वो कोलैप्स होंगे और मेम्ब्रेन जो है मज़ीद ब्लेब बनाते रहेंगे। तो जब मज़ीद ज़्यादा गहरे ब्लेब बनेंगे तो जो मेम्ब्रेन है ऑर्गेनेल्स हैं या न्यूक्लियर मटेरियल है वो हर एक इस ब्लेब के अंदर चले जाएंगे। सो ब्लेब्स जो है एक दूसरे से अगेन सेपरेट हो जाएंगे। जब सेपरेट होते हैं तो इनके अंदर साइटोप्लाज्म भी होता है और सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं, तो यहाँ पे इनको हम कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। सो एपोप्टोटिक बॉडीज़ जो है, एपोप्टोटिक बॉडी को मैक्रोफेजेस अगेन इनगल्फ कर लेते हैं। सो जब मैक्रोफेजेस इनगल्फ करते हैं तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन काज नहीं होते, और ये मेन डिफरेंस है बिटवीन एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, क्योंकि एपोप्टोसिस में इन्फ्लेमेशन नहीं होती जबकि नेक्रोसिस में इन्फ्लेमेशन होती है। हिस्ट्री। सो इन 1842 सबसे पहले एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसका नाम कार्ल वॉजिट था, उसने सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ एपोप्टोसिस को डिस्क्राइब किया। इसके बाद केर एंड हिज कोलीग 1972 में उन्होंने वर्ड एपोप्टोसिस को सबसे पहले इस्तेमाल किया। इन 1885 में वेल्टर फ्लेमिंग ने मज़ीद मोर प्रिसाइज एक्सप्लेनेशन दी और प्रोग्राम सेल डेथ को मज़ीद डिस्क्राइब किया। सो 2002 में सिडनी ब्रेनर, हॉर्टविड्स और जॉन सल्स्टन को नोबेल प्राइज़ मिला क्योंकि उन्होंने नेमाटोड के अंदर वो जीन दरियाफ्त किया जो एपोप्टोसिस को कंट्रोल करता है, और यही जीन जो नेमाटोड में एपोप्टोसिस को कंट्रोल करता है यही इंसान में भी फंक्शन होता है। सो नेमाटोड जो है वो सी एलिगेंस था जिसमें एपोप्टोसिस का जीन डिस्कवर किया। वाई सेल कमिट एपोप्टोसिस। सो मेन रीज़न क्या है? सबसे पहला पॉइंट कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ टोज़ एंड फिंगर्स इन ह्यूमन। सो अगर हम इंसान को देखें तो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे उनके जो हाथ हैं वो बिल्कुल पैड शेप के होते हैं, वहाँ पे कोई फिंगर्स वगैरह नहीं होती। लेकिन जब कुछ टाइम गुज़रता है और हम मज़ीद बढ़ते हैं, डेवलपमेंट होती है, तो फिंगर वगैरह अगेन बन जाते हैं। तो फिंगर के दरमियान में से जो वेब है वो कौन रिमूव करता है? वो एपोप्टोसिस के ज़रिए रिमूव हो जाता है। सो अगर इस जगह पे देखें, यहाँ पे एपोप्टोसिस मौजूद नहीं है और यहाँ पे एपोप्टोसिस हुई है, तो जब एपोप्टोसिस होगी तो फिंगर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। इस तरह अगर हम देखें कि टेडपोल है,
सो अगर फॉर एग्जांपल टेडपोल की मेटामॉर्फोसिस होती है कि स्टार्ट में आपने देखा होगा कि टेडपोल की कोई इस तरह की शक्ल होती है, ऐसे कोई लंबी सी, और एक बड़ा हेड है। सो स्टार्ट में ये टेडपोल है और इसका टेल मौजूद है। सो जब हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखते हैं तो उसमें टेल मौजूद है, लेकिन जब हम उसकी एक एडल्ट फ्रॉग देखते हैं तो उसकी टेल मौजूद नहीं है। सो जो टेल की रिमूवल है ये किस वजह से होती है? ये एपोप्टोसिस के ज़रिए होती है। इस तरह एलिमिनेट टी सेल दैट आर इम्यूनोलॉजिकल इनसफिशिएंट। सो अगर ऐसे कोई टी सेल्स हैं जो कि अपना काम नहीं कर सकते तो उनको भी रिमूव कर दिया जाता है। इस तरह एज अ डिफेंस मैकेनिज़्म भी इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई डेंजरस एजेंट्स हैं, वायरस वगैरह है, या कोई ऐसे जो कि इन्फेक्टेड सेल है या डैमेज सेल है जो काम नहीं कर सकता। सो ऐसे सेल जो इन्फेक्ट हुए हो या काम नहीं कर पा रहे हो या वो किसी तरीके से डैमेज हो, रिपेयर नहीं हो रहे हो, तो उनको एपोप्टोसिस के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। इसी तरह आपने एजिंग को देखा होगा, एजिंग में काफ़ी सेल मास जो है वो ख़त्म हो जाता है, तो वो किस वजह से? वो भी एपोप्टोसिस की वजह। सेल डेथ बाय एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। सो नॉर्मली अगर हमारे पास एक सेल है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एपोप्टोसिस के ज़रिए रिमूव होगा और ये नेक्रोसिस के ज़रिए रिमूव होगा? सो ये मेजरली डिपेंड करता है उस स्टिमुलाई पे, जो हम स्टिमुलाई देते हैं और उसकी डिग्री कितनी है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि ये सेल एपोप्टोसिस के ज़रिए रिमूव होगा या नेक्रोसिस के ज़रिए। सो अगर हम लो डोज पे देखें, सो लो डोज पे जो स्टिमुलाई हैं, फॉर एग्जांपल कोई हीट हमने दिया है या कोई रेडिएशन की वजह से हाइपोक्सिया हुआ है, ऑक्सीजन की कमी है, साइटोटॉक्सिक एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, सो ये अगर फॉर एग्जांपल लो डोज में मौजूद हैं तो यहाँ पे एपोप्टोसिस इंड्यूस होगा और सेल जो है एपोप्टोसिस के ज़रिए रिमूव किया जाएगा। लेकिन अगर सेम स्टिमुलाई जैसे कि हीट, रेडिएशन वगैरह की वजह से, लेकिन उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, हालांकि स्टिमुलाई सेम है लेकिन उनकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, सो अगर उनकी डिग्री ज़्यादा हुई किसी भी स्टिमुलाई की तो हाई डोज पे नेक्रोसिस का मस्ट होता है, एपोप्टोसिस नहीं होता। ये दो किस्म के सेल्स हैं, इसमें ये एपोप्टोटिक सेल है। सो अगर एपोप्टोटिक सेल को देखें तो ये डिग्रेड हो जाता है लेकिन यहाँ पे इन्फ्लेमेशन वगैरह नहीं होती। लेकिन अगर नेक्रोसिस को देखें तो ये ब्रस्ट हो जाता है और तकरीबन उसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन भी हो जाती है। बायोकेमिस्ट्री ऑफ एपोप्टोसिस। सो अगर हम एपोप्टोसिस की बायोकेमिस्ट्री देखें तो ये प्रोसेस एक एनर्जी डिपेंडेंट प्रोसेस है, एनर्जी रिक्वायर होती है। इसमें सबसे पहले कैस्पेज एंजाइम की एक्टिवेशन होती है। कैस्पेज इनएक्टिव फॉर्म में होता है जिसको हम प्रोकैस्पेज कहते हैं। सो प्रोकैस्पेज से कैस्पेज बन जाते हैं। अब कैस्पेज का क्या काम है? वो एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। जब एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम एक्टिवेट होंगे तो ये डीएनए को डैमेज देता है, उनको ब्रेक करता है। जब डीएनए ब्रेक होगा तो क्रोमेटिन कंडेंसेशन काज हो जाती है। अब क्रोमेटिन कंडेंसेशन के बाद सेल मेम्ब्रेन ब्लज आउट हो जाता है, मतलब उनके ऐसे अगर फॉर एग्जांपल इसको हम देख लें तो इनके ऐसे स्मॉल से ब्लेब्स नज़र आते हैं ऐसे। सो ये ब्लेब क्या करते हैं? ये मज़ीद डीप होते हैं और हर एक ब्लेब के अंदर कुछ न कुछ साइटोप्लाज्म आता है। तो जब एक ब्लेब के अंदर थोड़ा सा साइटोप्लाज्म आ जाए तो तब हम उसको नाम देते हैं एपोप्टोटिक ब्लेब। अब एपोप्टोटिक ब्लेब जो है वो सेपरेट हो जाएगा मेन से और फिर उनको इनगल्फ किया जाता है बाय मैक्रोफेजेस। सो इसी तरह जब स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म एक ब्लेब के अंदर आता है तो उसको हम एपोप्टोटिक ब्लेब कहते हैं, और अगर उस ब्लेब के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स आते हैं तो उसको हम नाम देखते हैं डायनेमिक ब्लेब। सो डायनेमिक ब्लेब एंड एपोप्टोटिक ब्लेब जो है वो दोनों फेगोसाइटोसिस के ज़रिए कंज्यूम हो जाएंगे। प्रोटोऑन्कोजीन। सो प्रोटोऑन्कोजीन नॉर्मली सेल में सेल की प्रोलिफरेशन के लिए यूज़ होते हैं। नॉर्मली प्रोटोऑन्कोजीन जो है वो दो किस्म के होते हैं, एक एंटी एपोप्टोटिक जीन होते हैं और एक प्रो एपोप्टोटिक होते हैं। सो ये एंटी एपोप्टोटिक जीन एंड प्रो एपोप्टोटिक जीन जो है वो अपने स्पेसिफिक प्रोटीन रिलीज़ करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से प्रोटीन रिलीज़ करते हैं। इसमें जो एंटी एपोप्टोटिक हैं वो है BCLX2, BCLXL, MCL1।
सो जो XL है, L शो करता है लोअर के लिए। सो ये असल में लो करेगा एपोप्टोसिस के अमल को, या एपोप्टोसिस को इनहिबिट करते हैं। इस तरह अगर हम प्रो एपोप्टोटिक में देखें, बैक एंड BCLXS, सो यहाँ पे इन दोनों का अगर हम कंपेयर करें, इसमें जो S है वो क्या शो करता है स्टिमुलेट करने को। सो S इज स्टैंड फॉर स्टिमुलेशन। सो BCLX जो है S वो यूज़ होगा प्रो एपोप्टोटिक के लिए, और जो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है वो कौन सा है, BCLXL। इस तरह एक और प्रोटीन फैमिली है जिसको हम BH3 कहते हैं, इनको असल में स्ट्रेस सेंसर प्रोटीन भी कहते हैं, और ये नॉर्मली एक मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर मौजूद होते हैं। इसके मज़ीद 5 मेंबर्स हैं, जिसमें BIM, BAD, BID एंड प्यूमा नोक्सा ये प्रोटीन्स हैं। केस्पेज, सो जो वर्ड केस्पेज है ये स्टैंड करता है सिस्टीनाइल एस्पार्टेट स्पेसिफिक प्रोटीएज। सो केस्पेज कुछ ऐसे इंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीलिटिक एक्टिविटी शो करते हैं, और जहाँ पे भी प्रोटीन के अंदर एस्पार्टिक एसिड रेजिड्यू होगा वहाँ पे वो प्रोटीन को क्लीव कर देते हैं। आजकल 14 डिफरेंट मेंबर्स ऑफ केस्पेज जो है वो एनिमल के अंदर आइडेंटिफाई किए गए हैं, और ये तमाम जो है जो 14 के 14 ये तमाम इनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, जिसको हम इनएक्टिव प्रो इंजाइम कहते हैं या प्रो केस्पेज भी कहते हैं, और इनकी जो वेट है वो तकरीबन 32 टू 56 किलो डेल्टन है। सो केस्पेज जब एक्टिवेट होते हैं तो वो अदर केस्पेज प्रो केस्पेज को भी एक्टिवेट करते हैं। कुछ ऐसे केस्पेज होते हैं जो कि आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं और ख़ुद ही एक्टिवेट हो जाते हैं, मतलब उनकी जब एग्रीगेशन होती है तो वो खुद एक्टिवेट हो जाते हैं। 10 मेन केस्पेजेस एंड इंडक्शन ऑफ एपोप्टोसिस। सो यहाँ पे अगर हम देखें केस्पेज के अगेन, चूँकि जैसे हमने पीछे पढ़ा कि 14 केस्पेज इंजाइम हैं, जिसमें 10 जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले केस्पेज इंजाइम 3 किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं इनिशिएटर्स, एग्जीक्यूशनर्स और इन्फ्लेमेटरी केस्पेज, ये 3 किस्म के हैं। सो इनिशिएटर्स क्या होते हैं? इनिशिएटर्स अगेन 2 कैटेगरीज में हैं, एक इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होते हैं और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे में। सो जो इंट्रिंसिक पाथवे में यूज़ होते हैं वो है केस्पेज 2 एंड केस्पेज 9। जब एक एपोप्टोसिस का अमल होगा तो इसमें जो इनिशिएटर्स हैं, सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे में C2 और C9 जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। इसी तरह एक्सट्रिंसिक पाथवे में C8 एंड C10 जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। जब ये केस्पेज एक्टिवेट होंगे तो ये एग्जीक्यूशनरी केस्पेज को भी एक्टिवेट करते हैं। सो एग्जीक्यूशनरी केस्पेज में सबसे पहले केस्पेज 3 एक्टिवेट हो जाएगा, फिर केस्पेज 6 एंड 7 भी एक्टिवेट हो जाएगा। जब केस्पेज एक्टिवेट हो जाते हैं तो उनकी एक्टिवेशन के साथ साथ एंडोन्यूक्लियस इंजाइम जो है वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं, और बाकी जो प्रोटीएज हैं उनको भी एक्टिवेट कर देते हैं। जब एंडोन्यूक्लियस और प्रोटीएज जो है वो एक्टिवेट होते हैं तो वहाँ पे डीएनए की डैमेज हो जाती है, और जितने भी इंजाइम प्रोटीन मौजूद होंगे सेल के अंदर तो वो भी डीएक्टिवेट हो जाएंगे या उनकी डैमेज हो जाएगी। सो इसीलिए एंडोन्यूक्लियस जो है वो डीएनए को डैमेज कर देगा, और प्रोटीएज इंजाइम जो है प्रोटीन जहाँ पे पाए जाएंगे उनको ख़त्म कर देगा। जब डीएनए और प्रोटीन दोनों ख़त्म तो इसका मतलब है सेल जो है अब उसकी एपोप्टोसिस स्टार्ट होने वाली है, स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे सेल की फंक्शन जो है वो रुक जाएंगी। फिर थर्ड टाइप है इन्फ्लेमेटरी केस्पेजेस। इन्फ्लेमेटरी केस्पेज जो है वो C1, 4 एंड 5, ये 3 जो केस्पेज हैं इनको इन्फ्लेमेटरी केस्पेज कहते हैं, और ये जब इन्फ्लेमेशन होती है तब ये केस्पेज जो है एक्ट करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एपोप्टोसिस। सो नॉर्मली एपोप्टोसिस को अगर हम डिवाइड करते हैं तो मेन हमारे पास 2 मेन मैकेनिज्म है। सबसे पहले इनिशिएशन होगी। इनिशिएशन में अगेन 2 पाथवेज हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक पाथवे, और इंट्रिंसिक पाथवे वो पाथवे है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे भी कहते हैं। सो इसमें जो
एपोप्टोसिस के सिग्नल हैं वो इनसाइड द सेल एराइज होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से एराइज होते हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं इंट्रिंसिक पाथवे। और दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक पाथवे। सो एक्सट्रिंसिक पाथवे में आउटसाइड कोई सिग्नल आते हैं वो एपोप्टोसिस को इंड्यूस करते हैं। सो स्टार्ट जब होता है तो स्टार्ट में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक का पाथवे, ये कंप्लीट होने के बाद एग्जीक्यूशन आते हैं और एग्जीक्यूशन के बाद फिर एपोप्टोसिस कंप्लीट होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं इनिशिएशन क्या है, इसके बाद फिर हमने इस इनिशिएशन में इंट्रिंसिक पाथवे, एक्सट्रिंसिक पाथवे देखना है और फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन पाथवे और इसके बाद एपोप्टोसिस कैसे होगा देख। इंट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे दूसरा नाम है माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे। जब एक सेल के अंदर कोई इंजरी अकर होती है, फॉर एग्जांपल इंट्रिंसिक स्ट्रेस है जैसे कि ऑन्कोजेनेसिस है या डायरेक्ट डीएनए डैमेज हुआ, हाइपोक्सिया है, रेडिएशन है जिसकी वजह से डीएनए डैमेज हुआ है, या कुछ ग्रोथ फैक्टर मौजूद नहीं है जिसकी वजह से सेल ग्रोथ नहीं कर सकता, कुछ हार्मोन की कमी है या साइटोकाइंस की कमी है, तो तब क्या ये एक्टिवेट करेंगी इंट्रिंसिक पाथवे को। सो मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास जो हमारा डीएनए है वो डैमेज हुआ, डैमेज होने के बाद डायरेक्ट इंट्रिंसिक जो पाथवे है वो इनिशिएट हो जाएगा। सो इसके बाद फिर एपोप्टोसिस अमल स्टार्ट होगा। वाई ए नॉर्मल सेल डू नॉट अंडरगो एपोप्टोसिस। सो नॉर्मल सेल की बात अगर करें, ये हमारे पास एक सेल है और सेल के अंदर हमारे पास क्या है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। सो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया की जो ये ऊपर वाली मेम्ब्रेन है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहेंगे और इनसाइड जो मेम्ब्रेन है इनको इनर मेम्ब्रेन कहेंगे। सो अगर हम मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन को देखें, आउटसाइड मेम्ब्रेन पे BCL2 मौजूद है जो कि एंटी एपोप्टोटिक है। सो एंटी एपोप्टोटिक इस ने क्या करना है, एपोप्टोसिस को इनहिबिट करना है। इसी तरह अगर सेल के इनर मेम्ब्रेन पे देखें तो हमारे पास 2 किस्म के मौजूद हैं प्रोटीन, बैक्स एंड बैक। सो ये बैक्स एंड बैक जो है इनका मेन काम क्या है, ये एपोप्टोटिक जीन है जो कि एपोप्टोसिस को इंड्यूस करेंगे। इसके बाद अगर हम साइटोप्लाज्म के अंदर देखें, सो IAP इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस, ये इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसिस जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं और ये भी एपोप्टोसिस को इनहिबिट कर रहे हैं। सो अगर हम नॉर्मल सेल की बात करते हैं तो उसमें एपोप्टोटिक और एंटी एपोप्टोटिक दोनों जीन्स, दोनों प्रोटीन्स मौजूद हैं। इस वजह से नॉर्मल सेल एपोप्टोसिस नहीं करता जब तक इनको स्टिमुलेट नहीं किया जाता। Now we are going to discuss every step of intrinsic pathway. So intrinsic pathway में क्या होता है कि इसमें सेल के इनसाइड से कोई सिग्नल अराइज होता है जिसकी वजह से एपोप्टोसिस होती है। सो हम देखते हैं ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, अब इसके ऊपर कोई स्ट्रेस आता है, फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रेस है लाइक रेडिएशन। अब रेडिएशन इसके ऊपर आए, रेडिएशन ने क्या करना है, रेडिएशन ने इस DNA पार्ट को डैमेज कर देना है। अब ये जो डैमेज है DNA का, ये जो डैमेज है ये कौन डिटेक्ट करेगा, इनके लिए कुछ खास प्रोटीन है जैसा कि ATM और CHK। ये ATM और CHK DNA के डैमेज को डिटेक्ट करेंगे और इनका नेक्स्ट स्टेप डायरेक्ट होगा कि ये P53 को एक्टिवेट करता है। P53 का मेन काम क्या है कि वो इस सेल को मज़ीद डिवाइड होने नहीं देता। सो जब P53 एक्टिवेट होगा तो P53 अगेन प्यूमा और नोक्सा को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं। जब प्यूमा और नोक्सा एक्टिवेट होंगे तो ये कहाँ पे हैं, ये तकरीबन न्यूक्लियस के न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये जब रिलीज़ होते हैं तो रिलीज़ होने के बाद क्या करते हैं, ये इन BH3 प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। अब हम जानते हैं कि BH3 प्रोटीन क्या है, ये स्ट्रेस एक्टिवेटर है। सो जब ये स्ट्रेस सेंसर स्ट्रेस डिटेक्ट करेंगे तो इनके 2 मेन काम होते हैं। सबसे पहले कि ये डीएक्टिवेट करेगा BCL2 को, चूँकि ये एंटी एपोप्टोटिक होता है, तो जब ये डीएक्टिवेट हो जाएगा तो एपोप्टोसिस का अमल स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह दूसरा काम है BH3 प्रोटीन का कि वो एक्टिवेट करेगा बैक्स एंड बैक प्रोटीन को। जब बैक्स एंड बैक एक्टिवेट होंगे तो ये सेल के मतलब जो सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, सो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे। मतलब ये बैक्स और बैक प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर आ जाएंगे। बैक्स एंड बैक
माइटोकॉन्ड्रियल की आउटर मेम्ब्रेन परमेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, जिसकी वजह से साइटोक्रोम सी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर मौजूद होता है वो बाहर रिलीज हो जाता है इनटू द साइटोसोल, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। और इसकी रिलीज को कौन प्रमोट करता है? बीड जो प्रोटीन है वो साइटोक्रोम सी की रिलीज को मज़ीद प्रमोट करता है। जब साइटोक्रोम सी माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर साइटोसोल में आता है तब हम इसको साइटोसोलिक साइटोक्रोम सी कहते हैं। साइटोसोलिक साइटोक्रोम सी जब एपा-F1 के साथ मिलता है तो एपोप्टोसोम बनाता है। अब एपोप्टोसोम क्या है? ये एक स्ट्रक्चर है जिसकी एबिलिटी है जो कि प्रोकेस्पेज को केस्पेज में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन मसला है वो IAP इनहिबिटर ऑफ एपोप्टोसोम, ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है जो कि सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है और ये एपोप्टोसोम के फॉर्मेशन को रोकता है। IAP को इनहिबिट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से दो और प्रोटीन बाहर निकलते हैं, जिनमें एक है स्मैक और दूसरा है डाइब्लो। स्मैक और डाइब्लो क्या करते हैं? ये IAP को इनहिबिट करते हैं। जब IAP इनहिबिट होगा इसका मतलब है IAP एपोप्टोसोम की फॉर्मेशन को इनहिबिट नहीं कर सकेगा, सो इसका मतलब एपोप्टोसोम बनेगा। जब एपोप्टोसोम बनेगा सो एपोप्टोसोम प्रोकेस्पेज 9 को कन्वर्ट करेगा एक्टिव फॉर्म में जो केस्पेज 9 है। जब केस्पेज 9 एक्टिवेट हो जाएगा सो ये एग्जीक्यूशनरी जो एक्सट्रिंसिक पाथवे है, एक्सट्रिंसिक पाथवे के C3 को एक्टिवेट कर देंगे। एक्सट्रिंसिक पाथवे मैकेनिज्म। एक्सट्रिंसिक पाथवे इज आल्सो नोन एज डेथ रिसेप्टर मीडिएटेड पाथवे। सो जो मेन कंपोनेंट्स हैं उसमें पहला है डेथ रिसेप्टर। सो डेथ रिसेप्टर में एक है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर और फास्ट रिसेप्टर। वैसे बाकी अकसाम भी मौजूद हैं लेकिन जो वेल डिफाइंड है वो ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है और ज़्यादातर फास्ट रिसेप्टर जो है वो स्टडी की जाती है। इस तरह डेथ लाइगेंड्स है। डेथ लाइगेंड बिल्कुल डेथ रिसेप्टर के अपोजिट होते हैं, उनके कम्प्लीमेंट्री होते हैं। जैसा कि ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर के लिए होंगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर के लिए होंगे ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर लाइगेंड, इस तरह फास्ट के लिए होंगे फास्ट लाइगेंड। सो ये आपस में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं। इसके बाद है एडाप्टर प्रोटीन और केस्पेसिस। सो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास वही एक डेथ रिसेप्टर है, ये डेथ लाइगेंड है। सो डेथ रिसेप्टर डेथ लाइगेंड ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या करेंगे? एडाप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे और इसके बाद प्रोकेस्पेस और 8 और 10 जो है वो एक्टिवेट होंगे। सो अब हम मेन देखते हैं कि इंट्रिंसिक पाथवे में होता डेथ रिसेप्टर असल में ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर की सुपर फैमिली से बिलोंग रखता है। डेथ रिसेप्टर का एक स्मॉल पार्ट है जिसको हम साइटोप्लाज्मिक डोमेन कहते हैं, वो 80 अमीनो एसिड पर मुश्तमिल है जिसको नाम दिया जाता है डेथ डोमेन। अब डेथ डोमेन का मेन काम क्या है? ये सेल के बाहर से इनर सेल तक डेथ सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। मतलब अगर सेल के ये सेल का इनसाइड है और ये आउटसाइड है तो आउटसाइड पे फॉर एग्जांपल सिग्नल आया तो डेथ डोमेन क्या करता है? वो इस सिग्नल को इनसाइड के ऊपर ट्रांसमिट कर देता है। अब मैं एक्सट्रिंसिक पाथवे को मज़ीद डायग्राम के ज़रिए समझाता हूँ। सबसे पहले ये देखो ये हमारे पास डेथ रिसेप्टर है, इधर पे डेथ लाइगेंड है, डोमेन नहीं होगा डेथ लाइगेंड होगा। सो डेथ रिसेप्टर को अगर हम देखें इनका एक मज़ीद एक स्मॉल पार्ट इनसाइड साइटोप्लाज्म इंटर है। इस स्मॉल पार्ट को जो साइटोप्लाज्म के अंदर आया है इसको हम कहते हैं डेथ डोमेन। अब मेन काम इसका क्या है? ये डेथ सिग्नल को ट्रांसमिट करता है इनसाइड। तो सबसे पहले जब ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर रिसेप्टर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर लाइगेंड के साथ अटैच हो जाता है, या फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह है फास्ट जो है वो फास्ट लाइगेंड के साथ अटैच हो जाता है तो एक सिग्नल जो है वो प्रोड्यूस होती है और ये सिग्नल अंदर सेल के अंदर आती है और एडाप्टर प्रोटीन को एक्टिवेट करते हैं। जब एडाप्टर प्रोटीन एक्टिवेट होंगे तो एडाप्टर प्रोटीन क्या करेंगे? वो प्रोकेस्पेज 8 और प्रोकेस्पेज 10 को एक्टिवेट करेंगे और जब प्रोकेस्पेज 8 और प्रोकेस्पेज 10 एक्टिवेट होंगे तो उससे एक्टिव फॉर्म में केस्पेज 8 और केस्पेज 10 हासिल हो जाएगा। यहाँ पे जो मेन इनहिबिटर हैं, इनहिबिटर मेन यहाँ पे कौन होंगे? यहाँ पे FLIP फ्लिप जो है वो इनहिबिट करता है, ये एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। सो अगर किसी ने पूछा कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में कौन सा एंटी इनहिबिटेड
एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। अब हम एग्जीक्यूशन की तरफ आते हैं। एग्जीक्यूशन से पहले हमारा इनिशिएशन कंप्लीट हो गया। इनिशिएशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी, इंट्रिंसिक पाथवे और एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे में C2 और C9 जो है वो एक्टिवेट हो गए, जबकि एक्सट्रिंसिक में C8 और C10 एक्टिवेट होते हैं। अब इंट्रिंसिक के स्पेस और एक्सट्रिंसिक के स्पेस दोनों एग्जीक्यूशन के स्पेस को एक्टिवेट करते हैं। एग्जीक्यूशन के स्पेस जब एक्टिवेट होंगे तो उनसे अगेन दो चीज़ें रिलीज़ होती हैं। एक वो रिलीज़ कराते हैं एंडोन्यूक्लियस को, जो कि डीएनए को ब्रेक कर देते हैं। दूसरा प्रोटीएस को रिलीज़ करते हैं, जो कि सेल के प्रोटीन पार्टिकल को डिसइंटीग्रेट करते हैं। जब एग्जीक्यूशनरी के स्पेस एक्टिवेट होंगे तो वहाँ पे क्रोमेटिन की कंडेंसेशन होगी और न्यूक्लियस जो है उनके स्पेसिफिक फ्रेगमेंट बन जाते हैं। मतलब ये के स्पेस जो हैं ये सिर्फ 120 टू 200 बेस पेयर के फ्रेगमेंट बना सकता है, और इन फ्रेगमेंट्स को हम जेल के ज़रिए इजीली नोटिस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जेल है, सो जेल में कैसे आएंगे, ये मेरे पास फॉर एग्जांपल जेल है, जेल के मैंने रन किया, रन करने के बाद एक लेडर लाइक पैटर्न बन गया। सो इसमें अगेन क्या होगा, इनमें फॉर एग्जांपल ये लोवेस्ट है, मैं इसको कह लेता हूँ कि ये 200 का है। सो ये अगर 200 बेस पेयर का है तो ये मल्टीप्लर ऊपर वाला 400 का होगा, क्योंकि सारे जो हैं वो 200 के फिर मल्टीपल होंगे। सो ये 400 का होगा, ऊपर वाला जो है वो 800 का होगा। सो इसी तरह 200 के मल्टीपल में से आते हैं, और इसलिए जब हम इनको जेल के ऊपर इलेक्ट्रोफोरेसिस में रन करते हैं तो लेडर शेप स्ट्रक्चर बन जाएगा। जब सेल में प्रोटीएज और एंडोन्यूक्लियस रिलीज होते हैं तो इससे क्या होता है, सबसे पहले प्रोटीएज क्या करते हैं, फेक को इनएक्टिवेट करते हैं। फेक प्रोटीन है ये इनको इनएक्टिवेट कर लेंगे। सो इससे क्या होगा कि जो एपोप्टोटिक सेल हो वो बाकी बॉडी से सेपरेट हो जाएगी। इसके बाद फेक जो है वो एक डाउन सिग्नलिंग एक सिग्नल प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से लेमिन की इनएक्टिवेशन होती है। सो बोथ लेमिन ए एंड सी जो है वो इनएक्टिवेट होगा, और लेमिन ए और सी की इनएक्टिवेशन से जो राउंड न्यूक्लियस है वो इरेगुलर शेप में आ जाएगा। यहाँ पे डायग्राम के ज़रिए देखें, सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये हमारे पास फेक है, ये इनएक्टिव हुआ। सो इनएक्टिवेशन से ये एक सेल जो एपोप्टोटिक सेल है ये अलग हो गया। सो ये हमारे पास अब एपोप्टोटिक सेल है। इसमें क्या होगा, लेमिन की डीएक्टिवेशन होगी। जब लेमिन की डीएक्टिवेशन होती है तो यहाँ पे स्मॉल मेम्ब्रेन के ऊपर, स्मॉल सरफेस के ऊपर ब्लेब्स बन जाते हैं। इन मेम्ब्रेन्स के सरफेस के ऊपर स्मॉल ब्लेब्स बन जाते हैं। जब ये ब्लेब्स होते हैं तो ये ब्लेब्स मज़ीद इंटेंस होते हैं। जब ये मज़ीद इंटेंस होते हैं तो इसके अंदर से कुछ माइक्रोट्यूब्यूल स्पाइक्स बनाते हैं, और ये एक दूसरे से मज़ीद इंक्रीज़ होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सोडोपोडिया में देखा था कि एक सेल मेम्ब्रेन आउटसाइड की तरफ प्रोस्ट्रूड होता है तो उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी चला जाता है। इस तरह स्पाइक उनको इंक्रीज़ कर लेता है, तो इनके अंदर किसी किसी के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है सिर्फ। जैसे कि ये अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म मौजूद है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें स्मॉल जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। सो अगर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर वाले होंगे तो वो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को, मतलब कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली उसमें होगी और कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा तो इसको ले जाएगा। इसी तरह जो स्मॉल है जिसमें सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म है और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो उसका क्या होता है, उनको हम नॉर्मली नाम देते हैं एपोप्टोडिया, एपोप्टोपोडिया, एपोप्टोपोडिया। सो एपोप्टोपोडिया में क्या होता है, उनमें अगेन सेग्रीगेशन होती है। जब एपोप्टोपोडिया प्रोस्ट्रूड होते हैं तो उसके अगेन स्मॉल सेगमेंट बनाए जाते हैं। जैसे कि ये फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंप्लीट है, सबसे पहले क्या होंगे, इनकी इस तरह स्मॉल सेगमेंट बनाए जाएंगे, और मज़ीद ये स्मॉल सेगमेंट जब बन जाते हैं तो इनको हम नाम देते हैं बीडिड एपोप्टोडिया। और बीडिड एपोप्टोडिया जो है वो जब रिलीज़ होते हैं तो इसके बाद इनको हम नाम देते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़। सो जिन सेल के अंदर साइटोप्लाज्म मौजूद होता है, ओनली साइटोप्लाज्म, इनको कहते हैं एपोप्टोटिक बॉडीज़ या एपोप्टोटिक ब्लेब्स, और जिनके अंदर
जैसा कि ये है, इनके अंदर हमारे पास कोई भी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेली है तो इनको हम कहते हैं डायनेमिक ब्लैब। सो ये डायनेमिक ब्लैब हुआ, और जिनके अंदर सिर्फ जो साइटोप्लाज्म है वो सिर्फ मौजूद हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एपोप्टोटिक ब्लैब्स। एपोप्टोटिक ब्लैब्स से एपोप्टोटिक बॉडीज़ बन जाती हैं, और ये बॉडीज़ एक ख़ास किस्म का प्रोटीन अपने सरफेस के ऊपर शो करते हैं जिसको हम फास्फोटाइडल सेरीन कहते हैं। फास्फोटाइडल सेरीन असल में एक रिकॉग्निशन प्रोटीन है कि जिस भी एपोप्टोटिक बॉडी के ऊपर फास्फोटाइडल सेरीन होगा तो इसको मैक्रोफेज रिकॉग्नाइज कर लेता है और इनको इनगल्फ कर लेता है। सो इस वजह से इनके ऊपर फास्फोटाइडल सेरीन जो है वो एक मतलब रिकॉग्निशन साइट है, जिसकी वजह से मैक्रोफेज इन एपोप्टोटिक बॉडीज़ को रिकॉग्नाइज कर सकता है, फिर उसके बाद इनको इनगल्फ कर देगा, और इनगल्फ करने के बाद ये एपोप्टोटिक बॉडी ख़त्म हो जाएंगे और यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन फिर ज़ाहिर नहीं होती। इम्पोर्टेंस ऑफ एपोप्टोसिस। सो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। सो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो डिजिट फॉर्मेशन होती है वहाँ पे एपोप्टोसिस का बहुत बड़ा रोल है। अगर एपोप्टोसिस होगा तो वहाँ पे फिंगर बनेंगे, और अगर एपोप्टोसिस नहीं होगा तो फिंगर के दरमियान वेब बनेंगे। यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास एम्ब्रियोनिक स्टेज के एक हाथ है जिसमें कोई भी फिंगर ज़ाहिर नहीं है। जब डेवलपमेंट होती है तो उस वक्त क्या होता है कि इनके फिंगर के बीच जो कुछ वेब है या जो मीट मौजूद होता है उनको एपोप्टोसिस के ज़रिए रिमूव कर दिया जाता है। सो यहाँ पे जो रेड सा नज़र आ रहा है, यहाँ पे एपोप्टोसिस हो रही है, और एपोप्टोसिस से क्या होते हैं कि ये पार्ट एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और फिंगर बन जाते हैं। सो इसी तरह अगर फिंगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एम्ब्रियोनिक स्टेज पे एपोप्टोसिस ना हुआ तो क्या हो जाते हैं कि फिंगर एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है कि ये दोनों फिंगर जो है एक दूसरे के साथ अटैच हैं। इसी तरह एक और डायग्राम है, एक और पिक्चर है जिसमें फीट को दिखाया गया है। तो यहाँ पे अगेन इनके जो टो के बाद जो दोनों उंगलियां हैं एक दूसरे के साथ, ये दोनों फिंगर्स एक दूसरे के साथ अटैच हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी जो एपोप्टोसिस अमल है वो कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से ये एक दूसरे के साथ जॉइंट है। सो ऐसा अमल जब हमारे फिंगर वेब फॉर्म बनते हैं, इसको नाम देते हैं सिंडेक्टिली। सो अगर हमारे जो फिंगर है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते तो इस डिज़ीज़ को या इस डिसऑर्डर को, बल्कि सॉरी ये डिसऑर्डर ही होगा, डिजीज़ नहीं है, तो इस डिसऑर्डर को क्या कहेंगे, सिंडेक्टिली। रिमूवल ऑफ टेल ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ फ्रॉग। सो फ्रॉग के अगर डेवलपमेंटल स्टेजेस देखें तो ये हमारे पास एक फ्रॉग की लार्वा है जो मज़ीद इंक्रीज़ हो रहे हैं, और इनके स्टार्ट लार्वे फॉर्म में अगर देखें तो वहाँ पे टेल मौजूद है, लेकिन अगर हम एडल्ट में देखें तो टेल मौजूद नहीं है। सो टेल को ख़त्म करना ये भी किसका काम है, एपोप्टोसिस का। ऑफ एपोप्टोसिस इन एडल्ट। सो नॉर्मली इट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम को डेवलपमेंट में हेल्प देते हैं। इस तरह एलिमिनेट एक्टिवेटेड, डैमेज्ड एंड एबनॉर्मल सेल। सो एबनॉर्मल या एक्टिवेटेड सेल को भी रिमूव करने में एपोप्टोसिस हेल्प करता है। इसी तरह टिश्यू होमोस्टेसिस। टिश्यू होमोस्टेसिस जैसा कि फॉर एग्जांपल हमारे ज़बान की जो साइज़ है तकरीबन सेम ही रहती है, सो इसको होमोस्टेटिक कंडीशन कहते हैं। अगर ज़बान के जो सेल हैं वो इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो गए, वहाँ पे एपोप्टोसिस ना होती तो क्या होता, तो ज़बान काफ़ी ज़्यादा स्वेल हो जाती, उसका काफ़ी ज़्यादा मास हो जाता। इसी तरह नॉर्मल सेल टर्नओवर। सो नॉर्मल हम जानते हैं कि कुछ टाइम के बाद हमारे सेल जो है वो डेड हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें स्किन की सेल टर्नओवर को, सो कुछ टाइम के बाद हमारे स्किन जो है उनका जो अपर एरिया है, अपर सरफेस है, अपर सरफेस के तमाम सेल रिमूव हो जाते हैं और मज़ीद इसके नीचे से मज़ीद सेल जो है वो निकल आते हैं, तो इसको कहते हैं स्किन सेल टर्नओवर। Now we are going to discuss some important MCQs on the topic of apoptosis. So first MCQs is what is an extracellular messenger of apoptosis. So extracellular messenger जो है वो कौन सा था, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, जो कि एक्सट्रिंसिक पाथवे में हेल्प कर रहा था। सेकेंड MCQs, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद इंट्रिंसिक पाथवे ऑफ एपोप्टोसिस। सो हमें पता है कि साइटोक्रोम C जो है वो इंट्रिंसिक पाथवे में हेल्प कर रहा था।
सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Question number 3. Apoptotic bodies can be recognized with the presence of these on the surface. So हमने पीछे स्टडी किया कि जिस एपोप्टोटिक बॉडी ने इनगल्फ होना होता है उसके सरफेस पे एक ख़ास किस्म का प्रोटीन है जिसको मैक्रोफेज रिकॉग्नाइज करते हैं, उसका नाम है फॉस्फेटाइडिलसेरीन। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. एपोप्टोटिक सेल डिटेच ड्यू टू द इनएक्टिवेशन ऑफ दिस। सो हमने अभी ही पढ़ा कि लास्ट पॉइंट में कि जब एक सेल डिटेच होता है तो वो FAK की वजह से, जब FAK डीएक्टिवेट हो जाता है तो एपोप्टोटिक सेल जो है वो डिटेच हो जाता है। तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. श्रिंकिंग ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉज्ड व्हेन दिस इनएक्टिवेट्स। सो कौन सा ऐसा प्रोटीन था जो कि इनएक्टिवेट हो रहा था। सो इनमें ना हमने एक्टिन का पढ़ा ठीक से, ना ट्यूब्यूलिन का जिक्र किया है, ना जेलोसिन का जिक्र हमने किया। सो इसका मतलब लास्ट वाला जो लेमिन ए एंड लेमिन सी है उसकी हम बात कर रहे थे। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। सो जब लेमिन ए एंड लेमिन सी जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं तो न्यूक्लियस श्रिंक हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6. दिस सेल ऑर्गेनेलिज पार्टिसिपेट एक्टिवली इन एनिमल एपोप्टोसिस। सो कौन सा सेल ऑर्गेनेली था? ऑर्गेनेली में सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया था जो कि एक्टिवली एपोप्टोसिस में हेल्प करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7. दिस कैन स्टिमुलेट साइटोक्रोम रिलीज फ्रॉम माइटोकॉन्ड्रिया। सो माइटोकॉन्ड्रिया से कौन रिलीज करवा रहा था? बीड रिलीज करवा रहा था। बीड ने क्या किया? बीट क्या कर रहा था? वो साइटोक्रोम सी को मज़ीद इनिशिएट कर रहा था, उनको स्टिमुलेट कर रहा था टू रिलीज साइटोक्रोम सी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8. दिस कैन नॉट बी किल्ड बाय एपोप्टोसिस। सो कौन से ऐसे सेल हैं जो कि एपोप्टोसिस की वजह से किल नहीं होते? सो इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैंसर सेल, क्योंकि कैंसर सेल में अनकंट्रोलेबल डिवीजन होती है तो वहाँ पे डेथ नहीं होती। और जब आपको पता है कि जब एपोप्टोसिस नहीं होगी तो उस सेल में कैंसर हो जाएगा। सो कैंसर सेल जो है वो एपोप्टोसिस के ज़रिए किल नहीं होते। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9. दिस इज एन एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन। सो एंटी एपोप्टोटिक प्रोटीन कौन कौन से हैं? अब देखते हैं। सबसे पहले बीम एपोप्टोटिक है, BCLXS और BCLXL। सो हमने बात की थी जो XS है वो स्टिमुलेट करता है और XL, L फॉर लोइंग। सो अब चूंकि BCLXL लो करता है इसका मतलब ये क्या है? एंटी एपोप्टोटिक है। और नोक्सा जो है ये भी एपोप्टोटिक प्रोटीन है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. दिस इज एन एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस। सो नेक्रोसिस, लाइसिस, एपोप्टोसिस। सो इसमें ऑप्शन नंबर सी एपोप्टोसिस जो है वो करेक्ट है। एपोप्टोसिस एक एक्टिव सेल डेथ प्रोसेस है। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।